प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज का जो हमारा ये वीडियो है दैट इज स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, है ना। ये क्या है? इकोनॉमिक्स क्लास 9 एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। ये चैप्टर में मेनली जो दिखाया गया है, जो उन्होंने बताया है कि पालनपुर की इकोनॉमी, एक गांव है, गांव की इकोनॉमी कैसे चलती है, क्या क्या लोगों के अर्निंग के सोर्स है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे उनका बिजनेस है, कैसे उनका ट्रेड है, क्या मतलब किस तरीके से उनकी लाइफ चलती है, वो पूरा का पूरा उसमें डिपिक्ट किया गया है ना। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट इज ओवरव्यू, है ना। ओवरव्यू लेते हैं, पेज नंबर 1 पे है। बच्चों, हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर रखा है। सो चैप्टर बहुत बड़ा है, बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन वन शॉट ओनली। एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेना है। लेट अस स्टार्ट विथ द प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब देखिए पालनपुर में क्या है। द पर्पज ऑफ स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालनपुर। इन्होंने हाइपोथेटिकल विलेज ले लिया पालनपुर, और उसके थ्रू कैसे प्रोडक्शन होता है वो लोग शो करेंगे। चलिए देखते क्या है। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालनपुर। तो जो पालनपुर सिर्फ एक हाइपोथेटिकल है, ये सूट किसको करेगा? हर गांव को सूट करेगा, है ना। गांव की जो लाइफ स्टाइल है, विलेज, उसकी इकोनॉमी कैसे चलती है, तो सिर्फ पालनपुर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। इट शुड बी द स्टोरी ऑफ विलेज इकोनॉमी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। Farming is the main activity in Palanpur, whereas several other activities such as small-scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale, है ना। बाकी चीजें भी लिमिटेड स्केल पे कैरिड आउट होती हैं, लेकिन फार्मिंग जो होता है विलेज का, वो मेन क्या होता है? एक्टिविटी होता है ना। This production activity needs various types of resources like natural resource, man-made items, human efforts, money, etc. As we read through the story of Palanpur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. अब सबका कंबाइंड हो के गांव की इकोनॉमी अपने आप में एक इकोनॉमी हो जाती है। कुछ लोग खेती कर रहे हैं, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग खेती के साथ क्या कर रहे हैं कि शॉप चला रहे हैं, कुछ लोग क्राफ्टमैन का काम कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब विभिन्न सर्विसेज देके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फार्मिंग इज मेन एक्टिविटी ऑफ अ विलेज, है ना। अब आप विलेज की जगह पालनपुर भी लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में पालनपुर का नाम आया तो। वैसे आई डाउट कि पालनपुर पूछेंगे, कि आपको पूछेंगे व्हाट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ अ विलेज, तो फार्मिंग। अब फार्मिंग क्या होगा? फार्मिंग दो हो सकता है, या तो आपके पास आपका खुद का खेत है, या तो आप मैनुअल लेबर का काम करते हैं ना। तो गांव में क्या होता है, हार्डली 10% जो पीपल होते हैं उनका खेत होता है, बाकी लोग जो होता है उनके यहाँ लेबर का काम करके जैसे तैसे अपनी अर्निंग को इंश्योर करते हैं ना, ताकि उनकी लाइवलीहुड चलती रहे, जो उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल कर पाए। सो द प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज लाइक नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स एंड मनी। तो अब ये जो है प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी, इसको क्या क्या चाहिए? वेरियस रिसोर्सेस, जैसे क्या है? नेचुरल रिसोर्स, नंबर 2 मैन मेड रिसोर्सेस, ठीक है बच्चों। थर्ड वन इज ह्यूमन एफर्ट एंड मनी। तो ये तीन मैंने आप लोग के लिए, आपको याद रखना है, ये बेसिक्स है ना।
अगर आपको बेसिक्स याद हो गया तो कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा ना, आप चीजों को अंडरस्टैंड करोगे और उसको अपने लैंग्वेज में लिख भी सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आता है अगला हेडिंग। और अब ये सब रिसोर्सेज जब कंबाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे, जो डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज है विलेज का, डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ विलेज या पालनपुर, है ना। तो ये सब का एक साथ कंकरेंस होना अनिवार्य है और कंकरेंस होता भी है, बिकॉज देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज इन विलेज और उसी रिसोर्सेज में सबका गुजारा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में, पालनपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस इन टाउन। रायगढ़ इज अ बिग विलेज। अगल बगल का बता रहा है कि अगल बगल में कैसे विलेज है, क्या इंडस्ट्रीज है, क्या लोकेलिटी है, हाउ उसका पालनपुर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी बात कर रहा है वो। मेनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन द रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक, कार्ट, तांगा, बायस। तो अगल बगल की जो सिटी है उससे ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल भी उनको दिख जाते हैं। लोडेड विद जॉगरी, जॉगरी मतलब गुड़। तो गुड़ जो है वो पालनपुर से लोग बना के बेचने बगल की सिटी में जाते होंगे। तो अब गुड़ जिसने बनाया उसका भी इनकम हुआ, जिसने खरीदा उसका भी, वो कहीं बेचेगा और जिसकी रिक्वायरमेंट है सबको फुलफिल होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर कम्युनिटीज टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक। मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज इस पे लोड करके कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, ये एक्टिविटी डेली की है वहां की, है ना। The villages has about 450 family belonging to several different caste. The 80 upper caste family own majority of the land of village. जो upper caste family है, पालनपुर की बात चल रही है, जिनके पास majority of the land है ना इस गांव का। The houses, their houses, some of them quite large and made of brick with cement and plastering. उनके घर जो है प्रॉपर तरीके से बने होते हैं, जो ब्रिक्स प्लास्टर होके बढ़िया पेंट वेंट करके बेहतरीन घर बना हुआ है। कटवट मतलब। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये अभी मैं आपको ये घर या विलेज में कितनी फैमिली है क्या है उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन अब इसमें क्या वो दिखाना क्या चाह रहा है, इकोनॉमी कैसे चलती है, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। द एससीज दलित्स कंप्राइज 1/3 of the population live in one corner of the village and much smaller house of which are mud or straw. तो एक कॉर्नर में जो 1/3 पॉपुलेशन है उनकी वो एक कॉर्नर में रहती है। ये मैं इसलिए आपको डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज इनका भी रोल है उस विलेज की इकोनॉमी में। आगे बढ़ता हूँ। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल ट्यूबवेल in the field and is used in various types of small villages, है ना। पालनपुर has 2 primary school and 1 high school. तो बच्चों अब ये क्या है, किसी भी गांव का लगभग सेम स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं हम। There is a primary health care run by government and 1 private dispensary which where the sick are treated, है ना। अब क्या है इसमें क्या है, गांव की एक और चीज होती है कि भाई गवर्नमेंट जगह जगह लगभग हर गांव में एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी खोल के रखती है, जिसका मेन काम क्या है, लोगों को फ्री में या कम रेट पे लोकल लेवल पर ट्रीटमेंट अवेलेबल कराना। क्योंकि जब ब्रेकडाउन ऑफ डिजीजेज जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, क्योंकि गाँव में मच्छरों से भी सोल्यूशन नहीं है, स्वच्छ पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये सब की जरूरतें बहुत पड़ती रहती है। और गाँव में बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते तो लोकल डिस्पेंसरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक ये भी रिक्वायरमेंट होती है गांव की जो फुलफिल होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालनपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर। कंपेयर दीज फैमिलीज विद दोज योर नियर बाय विलेज। सो बच्चों अब ये सब रिसोर्सेज मैंने डिस्कस किया, इसका मेन मेटू था क्या कि गांव में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड और क्या क्या इस गांव जो हमने एग्जांपल में लिया है हाइपोथेटिकल विलेज पालनपुर, वहां पे क्या क्या अवेलेबल था। अवेलेबिलिटी में जो जो बेसिक चीजें थी सारा कुछ अवेलेबल है। सो इट इज सेड टू बी फेयरली डेवलप्ड विलेज, है ना। क्या रिक्वायर्ड, आपको रोड की रिक्वायरमेंट है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको स्कूल चाहिए, आपको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल चाहिए, और इसके अलावा क्या चाहिए आपको, अदर फैसिलिटीज, तो वो सब अवेलेबल था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नाउ कम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। अभी तक की चीजें बच्चों मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ तो एक बार आप सुन लेंगे ये सब चीजें, तो इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा देन यू कैन को रिलेट एन आंसर, है ना। वी कैन नॉट राइट ईच एंड एवरीथिंग, बट वी शुड राइट द इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो बच्चों, जो जो मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, टेक माई वर्ड कि वो उससे ज्यादा बाहर आपको इस चैप्टर से तो नहीं पूछेगा, दैट इज माई गारंटी। अदरवाइज 100% फीस वापसी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी तक जो हमने पढ़ा मैं उसको अब समराइज फॉर्म में लिखता हूं। चलो, सो इन विलेजेस across India, farming is the main production activity. The other production activity referred to as non-farm activities. The other production activity referred to as non-farming कर देता हूं मैं, non-farming activity include क्या क्या इंक्लूड करता है? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 ट्रांसपोर्ट, नंबर 3 शॉपकीपिंग एटसेट्रा। बच्चों देखो, अभी जो मैंने डिस्कस किया आप लोग से, अब मैं उसको कोरिलेट करता हूं। आपको मैंने क्या बताया, ज्यादातर 75% लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो मैंने क्या लिखा, इन ऑल विलेजेस अक्रॉस इंडिया। पालनपुर वाज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब बात हो रही है सारे इंडिया की, तो फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज, है ना। विलेज में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, लेकिन गांव अपने आप में एक इकोनॉमी होता है, इसलिए द अदर एक्टिविटी प्रोडक्शन एक्टिविटी रेफर टू एज नॉन फार्मिंग। उसको क्या बोलेंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। वो क्या इंक्लूड करता है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे, जैसे डेयरी हो गया जहाँ दही बन रहा है, दूध बन रहा है, छोटे मोटे पोल्ट्री वाले हो जाएंगे, क्रॉप पर्सन टूल्स बनाने वाले हो जाएंगे, तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग वाले हो गए, ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, शॉपकीपिंग वाले हो गए। तो ये सब क्या है, दीज आर द अदर एक्टिविटीज। तो आपका एग्जाम्पल में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट आर द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेजेस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन विल बी दिस, आपको ये लिखना है, इन इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर एक्टिविटी इंक्लूड क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी विच इज स्मॉल फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, डेयरी, शॉपकीपिंग एटसेट्रा आ गया। तो बहुत सारे, है ना। छोटी साइकिल की भी दुकान हो सकती है, टेलर की भी दुकान हो सकती है, सब एटसेट्रा में आ गया। सो दिस इज द इकोनॉमी ऑफ अ विलेज, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। We shall take a look at both of these types of activity after learning a few general things about production. अब हमको दोनों एक्टिविटी के बारे में जानना है, गांव के, है ना। दोनों मतलब फार्मिंग और नॉन फार्मिंग। चलिए पहले देखते हैं क्या दिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। बिल्कुल, प्रोडक्शन का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी लाइफ को, हमारी फैमिली या हमारी सोसाइटी को चलाने के लिए चाहिए। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मेरा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज गोइंग टू स्टार्ट। चीजें बड़ी ही सिंपल हैं, जब तक हम इसको सिंपल वे में समझे।
जब अगर हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, ज्यादा एडवांस फॉर्म में जाने की कोशिश करेंगे, तब हम उलझ जाएंगे, है ना। चलिए मैं लिखता हूं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। चलिए क्या है, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। मैं ये लिखता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट लाइन। द एम ऑफ प्रोडक्शन is to produce goods and services we require। इसका मतलब क्या हो गया, हमको जिंदा रहने के लिए गुड्स और सर्विसेज दोनों चाहिए। गुड्स मतलब सामान जो हम खाते हैं, दाल चावल रोटी जो खाते हैं उसके लिए जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, गुड्स हो गया। सर्विसेज में हमको हेल्थ केयर सर्विस चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, ये सब चाहिए हमको, सारी वो सर्विस पार्ट में आ गया। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों हमको चाहिए, है ना, एज ए ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए। तो दोनों का प्रोडक्शन है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, और ये हमको चाहिए फॉर आवर लाइवलीहुड। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड अब आगे मैं लिखता हूं, देयर आर 4 requirement for this। नंबर वन क्या है बच्चों, नंबर 1 इज लैंड, है ना। नंबर 1 इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। तो नंबर 1 पे हम लोग लिख देते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, अब एग्जांपल देता हूं मैं इसका, सच एज लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ठीक है, एटसेट्रा। फर्स्ट आ गया आपका नेचुरल रिसोर्सेज। अभी मैं खाली इतना ही लिख रहा हूं, बाद में एक एक को इलेबोरेट भी हम लोग करेंगे, है ना। फर्स्ट हो गया हमारा। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, है ना, लेबर। सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। क्या, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। बिल्कुल, ये तो सबसे पहले चाहिए हमको। लैंड है, काम करने वाले नहीं तो खेती कैसे होगी या अदर एक्टिविटी कैसे होगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल कैपिटल। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल कैपिटल। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है ये। Variety of inputs required at every stage during the production. What are the items that come under the physical capital? तो items come under the physical capital, वो हम लोग लिख लेंगे अभी। पहले मैं फोर्थ रिक्वायरमेंट आपका लिख देता हूं। You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, capital. तो knowledge and enterprise, तो फोर्थ लिख देते हैं हम लोग, नॉलेज एंड एंटरप्राइज, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे मेथड फॉर प्रोडक्शन, है ना, मेथड फॉर प्रोडक्शन। सो बच्चों ये हमारे 4 पॉइंट हैं, चारों हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। नेचुरल रिसोर्स चाहिए नंबर 1 पे, 2 पे लेबर चाहिए ताकि काम कर सके, 3rd पे कैपिटल चाहिए, और 4th 1 पे नॉलेज एंड एंटरप्राइज। जो इंस्टीट्यूशन इसको करे उसका नॉलेज, कैसे करना है उसका डिटेल।
चलिए हम स्टार्ट पहले करेंगे किससे, नेचुरल रिसोर्स से। बहुत ज्यादा नहीं है, शॉर्ट में ही है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टार मार्क इस पे लगा लीजिए, आपके इस चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपसे अगर ये चैप्टर में क्वेश्चन आएगा, दिस इज द मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड, है ना। 4 आपको वो ध्यान रखने कौन कौन से वो हैं रिक्वायरमेंट। अब हम करने जा रहे हैं, सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड। लैंड रिक्वायरमेंट में कुछ जाने के लिए नहीं है। लैंड रिक्वायरमेंट में क्या है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट मैंने जो बोला था नेचुरल रिसोर्सेस, पहला उसमें क्या था, नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस में क्या है, लैंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल है, एटसेट्रा। तो दैट इज इट, इससे ज्यादा इसमें कुछ जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड है रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, अदर एक्टिविटी रिक्वायर्स वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल जॉब, है ना। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। तो बच्चों जैसा काम वैसा रिक्वायरमेंट लेबर का, है ना। स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, मैनुअल वर्क चाहिए, या ऐसा चाहिए जिसमें दोनों की रिक्वायरमेंट हो, स्किल भी चाहिए और अनस्किल्ड भी चाहिए, तो वो आपको सेकंड जो पॉइंट था हमारा लेबर, वो फुलफिल करेगा। तो मैं लिख देता हूं सेकंड पॉइंट में लेबर में मैं लिख देता हूं एज पर वर्क both skilled and unskilled labor will be required। ठीक है बच्चों, जॉब के हिसाब से हमको स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर दोनों चाहिए होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट था। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट वाज फिजिकल कैपिटल। चलिए इस पे थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट लूंगा आपका, क्योंकि ये थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे आपको, व्हाट इज फिजिकल कैपिटल। थर्ड रिक्वायरमेंट था हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल कैपिटल। देखिए, वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। बहुत सारे वेराइटी का इनपुट हर स्टेज पे हमको चाहिए, है ना। द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल आर, तो मैं अब लिखता हूं द आइटम्स दैट कम्स under the physical R। नंबर वन क्या है, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग। अब देखते हैं बच्चों इसको क्या है इसमें। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो उनका जो हल जिसको बोलते हैं हिंदी में, टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड। बिल्कुल, है ना। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी इयर्स एंड कार्ड फिक्स्ड कैपिटल। तो अब देखो, कोई भी चीज हो जो बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं बार बार, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है बच्चों, जो एक बार यूज होके खत्म हो जाएगा तो फिक्स्ड कैपिटल नहीं गिना जाएगा और रेवेन्यू में गिना जाएगा। अभी रेवेन्यू का हम डिस्कशन नहीं करते हैं, खाली फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं। तो टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग, टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, ये पहला पार्ट हो गया रिक्वायरमेंट का। इसको हम क्या लिखेंगे कि इट इज टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स।
It can be used over many years and या मैं लिखता हूं hence they are called fixed asset, है ना। इसको हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। जो भी चीजें फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड कैपिटल, तो भी मैं कैपिटल कर देता हूं आपके बुक के हिसाब से ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फिक्स्ड एसेट भी चलेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल और फिक्स्ड एसेट। जो कई साल होता है, एक बार ट्रैक्टर ले लिया, एक बार जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो ऐसा नहीं कि एक बार ट्रैक्टर ले लिया फिर छोड़ो चलो दूसरा ट्रैक्टर ले आया, एक बार यूज हो चुका, ऐसा नहीं। वही ट्रैक्टर को कई सालों तक होगा। एक बार हमने खेत के किनारे किनारे नाली बनवा दी या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, दैट विल सस्टेन फॉर लॉन्गर टाइम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल एंड दिस इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। कोई भी प्रोसेस, कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कैपिटल गुड्स को, आपको कैपिटल जो फिक्स्ड एसेट्स है उसको पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। इसीलिए बिजनेस करना हर किसी की बात नहीं बच्चों। इसीलिए क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वही आपके पास नहीं, इसीलिए दर बदर बेचारे भटकते रहते हैं, दूसरे क्या नौकरी मैनुअल लेबर बन के ही रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि इस चीज की कमी रहती है। जिसके पास पैसा है वो आगे निकल जाता है, क्योंकि दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द बिगनिंग, है ना। ये शुरुआत है। जो शुरुआत ही नहीं करेगा, एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, लाइफ में कहीं नहीं जा पाएगा, वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा, है ना। चलिए सेकेंड पॉइंट में बोलता हूँ, raw materials and money in hand. Second point is raw material and money in hand. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। देख लेते हैं बच्चों क्या है ये रॉ मटेरियल मनी इन हैंड। Money is always required during the production to make payments and buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called working capital. अब इसको हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, जो हर साल आपको चाहिए, है ना। वर्किंग कैपिटल, इसको हम रेवेन्यू कैपिटल भी बोलते हैं इसके इकोनॉमिक्स टर्म में, बट हियर दे आर नॉट मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, सो वी आर नॉट इंडल्जिंग यू इन सच टाइप ऑफ मिस वर्डिंग्स। अपने को क्या रखना है इसका यार, वर्किंग कैपिटल, यानी हर साल। जैसे मैं किसान हूं, एक बार तो मैंने ट्रैक्टर ले लिया, नाली बना दिया, पंप सेट लगा दिया, पाइप पूरे खेतों में कर दिया, दैट वाज फिक्स्ड कैपिटल जो ओवर अ पीरियड यूज होता रहेगा। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर ट्रैक्टर में डीजल डालना है, ट्रैक्टर को चलाने के लिए बीज लेके आना है, फर्टिलाइजर्स लेके आना है, तो क्या है, दीज आर द वर्किंग कैपिटल, है ना, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए और मनी इन हैंड चाहिए, बिजनेस को जारी रखने के लिए, ओवर अ पीरियड कंटिन्यू रखने के लिए, है ना। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, मनी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम्स। मनी इज रिक्वायर्ड during production to make payments raw material और money in hand are called working capital, है ना। raw material and money in hand are called वर्किंग कैपिटल। ये ऐसा पैसा है जो आपको डेली चाहिए। जैसे आपने अपने खेत में लेबर लगाया तो उसको भी शाम तक आपको पेमेंट करना है,
एक टाइम आया फसल थोड़ी बड़ी हुई तो आपको उसके ऊपर फर्टिलाइजर डालने हैं, एक टाइम आया आपको उसको इरिगेशन करना है, वीडिंग करना है, ये सब काम के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो। अदर बिजनेस है, अदर बिजनेस है तो उसके लिए भी जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो बच्चों हमने दो कर लिया, रॉ मटेरियल और वर्किंग ये, और दिस इज आवर थर्ड, जो हमारा थर्ड पॉइंट था क्या था, टूल्स मशीन्स फिजिकल कैपिटल है ना। फिजिकल कैपिटल में ये दो पार्ट आ गए, एक आपका फिक्स्ड एसेट आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। चलिए थर्ड रिक्वायरमेंट की बात, फोर्थ रिक्वायरमेंट आ जाएगा अभी आपका है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया, थर्ड रिक्वायरमेंट आएगा, एक मिनट जरा, ठीक है, फोर्थ रिक्वायरमेंट आ जाएगा अभी हमारा। चलिए बच्चों देख लेते हैं फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है। ये तीन तक तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, फोर्थ वाला देख लेते हैं क्या है। हमने वैसे तो नाम लिख लिया था इनका, क्या लिखा था, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। DG नॉलेज एंड एंटरप्राइज क्या है ये देखते हैं। There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital. ये knowledge और enterprise होगा तो क्या करेंगे लोग, they will put together land, दूसरा क्या है, लेबर, तीसरा क्या है, फिजिकल कैपिटल। तीसरा क्या है, फिजिकल कैपिटल। एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। टू produce output for their self use or to sell in the market। बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की बात है ये। क्या है ये कि अब तीनों तो अवेलेबल है, लैंड भी है, आदमी भी है, पैसा भी है, लेकिन कोई तो चाहिए जो तीनों को एक साथ इकट्ठा करे। लैंड को बोले भैया रुको मैं मजदूर बुलाता हूँ, आपको वहां खेती करके कुछ उगाएंगे। तो तीनों को, लैंड को, लेबर को और फिजिकल कैपिटल को इकट्ठा करेगा और क्या करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, है ना, जो हमारा मेन पर्पज है। एंड टू सेल इन द मार्केट, उसको क्या करेगा, मार्केट में सेल करने के लिए या खुद के यूज के लिए। ठीक है बच्चों, सो दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का हमने स्ट्रक्चर देख लिया। दिस डेज इज कॉल्ड, अब इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल। चलिए आगे देखते हैं। We shall learn more about human capital in next chapter। तो अगले चैप्टर में हमको इसके बारे में ज्यादा जानने को मिलेगा। आगे देखते हैं। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production। So बच्चों अब मैं इसको समराइज फॉर्म में लिख देता हूँ। आपको जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है ये अच्छे से लिख लेना है। दिस इज मोर देन एनफ, है ना, कुछ नहीं करना, इधर उधर भटकना नहीं है, जो मैंने लिखा दिया मोर देन एनफ है। चलिए मैं लिख रहा हूं इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग, एवरी प्रोडक्शन इज
organized by combining land, labor, physical capital, land, labor, फिजिकल कैपिटल। सर ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या है? जस्ट एक मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलो बच्चों ये पॉइंट फिर से एक बार मैं समझा देता हूं। जो प्रोडक्शन कोई भी प्रोडक्शन हो वो तीनों चारों चीजों को कंबाइन करके ही होगा। जैसे लैंड चाहिए हमको नंबर 1 पे, नंबर 2 पे चाहिए लेबर, नंबर 3 पे चाहिए क्या? फिजिकल कैपिटल, है ना। फिजिकल कैपिटल मतलब पैसा इन्वेस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है आपको, और टूल्स मशीन ये सब लाने हैं, दैट इज फिजिकल। और ये सब अगर इकट्ठा होगा तो उसको एक ग्रुप में लाके आउटपुट कौन लाएगा? दैट विल ब्रिंग बाय ह्यूमन कैपिटल। जैसे सब चीजें, लैंड भी अवेलेबल है, लेबर भी अवेलेबल है और फिजिकल कैपिटल भी अवेलेबल है, लेकिन किस काम का? जब तक कोई इंसान आके उसको सारी चीजों को एक दूसरे से जोड़ के प्रोडक्शन लेवल तक ना ले जाए, है ना। तो वो इंसान, वो ऑर्गेनाइजेशन या वो एंटरप्राइज जो ये करता है उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे, है ना। अपना ब्रेन लगाएगा। जैसे मैं अपने गांव गया और मेरे गांव में अभी गेहूं चावल उगाया जा रहा है, मैं क्या करूंगा? चलो मेरे पास पैसा, तो मैं क्या करूंगा? ट्रैक्टर ले आऊंगा, इरिगेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन मेथड पूरा डेवलप कर लूंगा, बढ़िया से बाउंड्री करके अब मेडिसिनल प्लांट लगाना चालू कर दूंगा जो मैंने किसी कंपनी से टाई अप कर लिया है। तो इस केस में मैं क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल हो गया, जो मैंने अपना ब्रेन लगाया और ब्रेन लगा के चीजों को बेटर वे में यूज कर सकता हूं, है ना। वहां और कुछ रिक्वायरमेंट है गांव की तो वो भी मैं फुलफिल कर सकता हूं। तो जो इस चीज को सुचारू करता है, जो स्टार्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं ना। अपना ब्रेन लगा के उसको स्टार्ट करना। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ स्टिल देयर इज एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू टू हेल्प यू आउट। ह्यूमन कैपिटल को देख के हमको कंफ्यूज नहीं होना। वो आदमी जो तीनों चीजों को इकट्ठा कर दे, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। जैसे इन्वेस्टर, है ना। कोई आया इन्वेस्टर बोलेगा मैं आपके यहाँ फार्मा कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले लैंड खरीदेगा वो, उसके बाद लेबर हायर करना चालू कर देगा, लोगों को इकट्ठा करेगा, जो लेबर या फार्मा से रिलेटेड लोग हैं उनको इकट्ठा कर लेगा। फिर फिजिकल कैपिटल मतलब मशीन्स लाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, सब कुछ बना देगा। तो वो आदमी जो ये सब प्रपोजल लेके आया उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे, है ना। ये सब चीजों के होने के लिए ही इज द सोल पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस हु इज, क्या बोलेंगे उसको? जिसकी वजह से ये हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से अलग हो जाती है, लेकिन कुछ कर रहा है, अच्छे के लिए कर रहा है, तो हु इज मीन्स बिहाइंड इट, है ना। इसको ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। और ये सारी चीजें जरूरत है किसके लिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फार्मिंग इन पालमपुर, ठीक है। आगे एक लाइन और लिखा है, वी विल लर्न मोर अबाउट फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू फिजिकल कैपिटल एज कैपिटल इन दिस चैप्टर। फिजिकल कैपिटल को उन्होंने क्या बोला कि हम कैपिटल ही बोलेंगे ताकि मुंह थोड़ा कम दर्द हो, है ना। चलिए बच्चों देखते हैं आगे। अब प्रोडक्शन मैंने बोला गुड्स एंड सर्विस दोनों हो सकता है। अभी हम लोग अब फार्मिंग की बात करने जा रहे हैं पालमपुर में, है ना। फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर मतलब एक विलेज है, गांव में कैसे फार्मिंग होता है उसकी बात कर रहे हैं। चलिए, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर दियर लाइवलीहुड। मैंने पहले ही बताया था कि गांव के इकोनॉमी में क्या है, 75% या उससे ज्यादा लोग
फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। इट में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या होगा, खुद की जमीन है और उसमें अपनी खेती कर रहे हैं, उससे जो प्रोड्यूस आ रहा है अपने बच्चों को पाल पोस रहे हैं। इनडायरेक्टली क्या होगा, मेरी जमीन है, बगल के 4 लोग आके मेरी जमीन में खेती का काम करके मैनुअल लेबर बन के जो पैसा कमा रहे हैं उससे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, है ना। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म, है ना। जैसे ही फार्म खेती होगी उसके ऊपर ही इनकी सबकी लाइफ डिपेंडेंट रहती है। सो मैं एक लाइन खाली लिखता हूं, 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। करता हूं 75% ऑफ द पीपल हु are working are dependent on farming for their livelihood. Livelihood. ठीक है बच्चों, दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबरर्स। लिख देता हूं ये भी मैं, दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबरर। ठीक है, खुद की खेती वाले हो सकते हैं या मजदूरी वाले हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। देखो बच्चों, आगे एक नेक्स्ट पेज पे ब्लू बॉक्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग वहां जाते हैं क्योंकि इसमें अब ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3 पे ब्लू बॉक्स है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। ये गुड टू नो है, आपके एग्जाम में ये शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछ सकता है। मैं लिख रहा हूं इसको अभी। The standard unit of measuring land is hectare. Standard unit of land is hectare. चलिए, so though in villages you may find land area being discussed in local units। ये तो हेक्टेयर क्या है, इनका स्टैंडर्ड यूनिट है विलेजेस में लैंड को मेजर करने का। अब लोकल में कई जगह पे we may find locally, we may find many other terms like बीघा, है ना। बीघा भी सुनने को मिल जाएगा, गुंठा भी सुनने को मिल जाएगा, एक्सेट्रा। सर गुंठा नहीं सर, गुंठा, बीघा गुंठा। हाँ बट हमारा गांव का, लेकिन ये जो है इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो गुंठा होगा, लेकिन स्पेलिंग के लिए मैंने GUINTH है, गुंठा, है ना। गुंठा बोलो आप, एटसेट्रा। ओके सर। चलिए, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर इज इक्वल कर देता हूं मैं आप लोग के कन्वीनियंस के लिए 100 इंटू 100 मीटर, है ना। वही हो जाएगा इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो एक साइड से नापेंगे दोनों साइड, तो एक अगर 100 मीटर लंबी जमीन है और दूसरी साइड भी 100 मीटर का स्क्वायर बन जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक हेक्टेयर बोलेंगे, है ना। चलिए, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड।
क्या कोई तरीका है जिसकी वजह से हम एक ही लैंड में ज्यादा खेती कर सकते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे, है ना। लेट अस स्टार्ट विथ, मैं हेडिंग डालता हूं, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। Is there a way One can grow more from same land? मतलब जमीन उतनी ही है, क्या कोई ऐसा तरीका जिससे हम ज्यादा प्रोड्यूस ले सकें उसी जमीन से? अब वो हम लोग देखेंगे। अगर आपसे शॉर्ट नोट में पूछे कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट मेथड बाय विच वी कैन इंक्रीज आवर प्रोडक्शन, तो यही हेडिंग हमारा, यही इंफॉर्मेशन काम आएगा कि सेम लैंड से हम प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ज्यादा ग्रो कैसे कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं, है ना। चलो बच्चों देख लेते हैं क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम एक ही लैंड, जो सेम लैंड में क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो देखो, कंट्री में लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। जो लैंड है इरिगेशन के ऊपर बेस्ड है हमारा क्रॉपिंग। इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज लार्जली डिपेंड ऑन रेनफॉल। ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें मैं पढ़ रहा हूँ, इंडिया का आज की डेट में भी 40% जो लैंड है दैट इज डिपेंडिंग ऑन इरिगेशन ओनली। सो अब अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है कि साल में जो यील्ड है आपको बढ़ा देना है, तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपके पास हाई क्वालिटी का सीड होना चाहिए। नंबर 2, हाई क्वालिटी का सीड होना चाहिए। नंबर 2 क्या है, आपके पास इरिगेशन का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि आप टाइम से इरिगेट कर सके, है ना। अगर कोई भी प्लांट आप लगा रहे हैं जिसको पानी चाहिए, आपके पास अगर मैनेजमेंट नहीं है तो आप यील्ड नहीं बढ़ा सकते, है ना। साल में अगर 2 बार 3 बार अगर क्रॉपिंग आपको करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए। चलिए मैं पढ़ता हूँ। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। चलो बच्चों, सो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मतलब एक खरीफ एक रबी, और उसके बीच में मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज थर्ड क्रॉप इन पास्ट 15 to 20 ईयर्स। और थर्ड क्रॉप भी वो लोग ग्रो करते हैं, क्या, पोटैटो। सो एक से ज्यादा क्रॉप एक साल में ग्रो करना, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। और आगे देखते हैं। एक तो तरीका क्या रहा कि एक से ज्यादा हम क्रॉपिंग करें, तो एक तरीका ये है जो जैसे पूछा, इज देयर वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। तो वन है इसका मेथड, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है बच्चों, सो मल्टीपल क्रॉपिंग करके हम यील्ड को बढ़ा सकते हैं, ना। पहला हो गया। दूसरा हम करने जा रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, दूसरा करते हैं। तो आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट बता दिया है कि मल्टीपल क्रॉपिंग। सेकेंड पॉइंट इज दैट
The other way is to use modern farming method for higher yield, है ना. Second one is modern farming मेथड, है ना. मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या है, जो भी चीजें हैं एडवांस लेवल पे यूज करना है. जैसे ट्रैक्टर यूज करना है ताकि जल्दी से जल्दी खेत का जो वो प्लोइंग है वो हो सके, प्रॉपर तरीके से सीड का जो है अच्छे से उसको हम सोइंग कर सकें. बाद में थ्रेसिंग, जो मशीन है ज्यादा डेवलप करके जल्दी टाइमली काम किया जा सकता है. तो सेकंड मेथड इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड. तो इसको लिख सकते हैं आप, बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड वी कैन इंक्रीज यील्ड फ्रॉम सेम लैंड, है ना. सेकंड पॉइंट हो गया. लेट अस सी द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज, देखो बच्चों, एक ग्रीन रिवोल्यूशन करके बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फार्मिंग से ही जुड़ा हुआ है. आपकी बुक में भी दिया हुआ है पेज नंबर 4 पे, लास्ट पैराग्राफ. लास्ट पैराग्राफ क्या है, द ग्रीन रिवोल्यूशन इन लेट 1960. 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन चला था, है ना. नाइनटीन 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन चला था. देखो आपकी बुक में नाम नहीं दिया है उसका, उनका साइंटिस्ट का नाम था कुरियन वर्गीस, है ना. इसमें नहीं दिया है इसलिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूं. तो 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन, ये गवर्नमेंट ने चलाया था. इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का, टू इंक्रीज द यील्ड, है ना, प्रोडक्शन को एकदम से बढ़ा देना. उसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप उठाए, पूरे ऑल इंडिया में चला था ये, और इसकी वजह से वाकई में बहुत सारा डेवलपमेंट भी हुआ था, है ना. सो ग्रीन रेवोल्यूशन इन लेट 1960s कर देता हूं मैं, 60 की जगह 60s, लेट 1960s यानी 1968, 1969 या 60, मतलब लास्ट की, जब 70s चालू होने वाला था उस टाइम पे एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया. ठीक है, उस टाइम पे हुआ क्या, the green revolution in late 1960s introduced the Indian farmer to cultivate of feed and wheat and rice using high yielding variety. क्या हुआ था, उन्होंने नया सीड इंट्रोड्यूस किया. इंट्रोड्यूस हाई yielding HYVs, high yielding varieties, high yielding varieties. Seeds were introduced, है ना, of wheat and rice. ठीक है, तो व्हीट और राइस का हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड इंट्रोड्यूस हुए इन कंपेयर टू ट्रेडिशनल जो हमारा सीड चलता था उनके जगह पे, है ना. HY seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant. तो इसका क्या था कि HY सीड यानी हाई यील्डिंग वैरायटी है, ये मच मोर ग्रेन्स वेर प्रोड्यूस्ड ऑन अ सिंगल प्लांट, है ना. तो ये इसका नाम से ही पता चलता है कि हाई यील्डिंग यानी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो एक प्लांट से बहुत सारा यील्ड निकल सकता था. चलिए आगे देखते हैं. HYV seeds however needed plenty of water and chemical fertilizers. अब इसको क्या चाहिए, it needs plenty of water and fertilizer. ठीक है बच्चों, अब इसको क्या चाहिए, ज्यादा
ज्यादा plenty of water and fertilizer is required for HYV seeds. चलिए आगे देखते हैं क्या है. And also pesticides for best result. And also pesticides for best result. So this was the case introduced in 1960 और इसको किस नाम से जाना गया? ग्रीन रेवोल्यूशन से पूरी कंट्री में चलाया गया है ना. और सबसे ज्यादा इसका इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? पंजाब, हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश में है ना. 3 जगह इसका सबसे ज्यादा वो हुआ और वहां पे प्रोड्यूस जो ऑलमोस्ट डबल हो गया. इतना ज्यादा डबल मतलब इसको रिस्पांस मिला. बट इसके फायदों के साथ साथ बहुत सारा नुकसान भी था. लेट अस सी व्हाट वाज देयर. High yielding seeds where higher yields were possible only from a combination of HY seeds, irrigation, chemical fertilizer, etc. ये मैंने लिख दिया. It needs plenty को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ. It needs plenty of water, fertilizer and also pesticides for best result. वाटर का मतलब क्या हो गया? इरिगेशन है ना. इरिगेशन होना बहुत जरूरी हो गया. इसके लिए ज्यादा पानी चाहिए इसको. चलिए देखते हैं क्या है आगे. फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया. तो ये नाम मैं देता हूं आप लोग को. ये आपको ग्रीन रिवोल्यूशन याद रखना है. इसका इम्पैक्ट क्या था, कहाँ सबसे ज्यादा पहले जो है इन्होंने ट्राई किया और क्या इम्पैक्ट आया. देखो एक तो बात सच है कि आपको वो मिल गया, हायर यील्ड मिल गया एकदम फटाफट. ज्यादा जो एक जो हेक्टेयर खेत में जो अगर हम 10 क्विंटल डेवलप कर पाते थे गेहूं, वीट, अब कितना करने लगे थे हम? जस्ट डबल, 20 क्विंटल स्टार्ट हो गया था. बट किसी भी चीज को पाने के लिए उसकी कुछ तो कीमत देनी पड़ती है. पहले तो हम पॉजिटिव चीज की बात करते हैं. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता तो है. क्या था इसको? द फार्मर्स कहाँ पे हुआ? फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा और कौन सा था? पंजाब, हरियाणा एंड यूपी. पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी. यूपी मतलब उत्तर प्रदेश है ना. वेरी फेमस स्टेट. चलिए तो दे वर फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट मॉडर्न मेथड है ना. वेयर फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट मॉडर्न फार्मिंग मेथड. ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं. The farmers in these regions set up tubewell for irrigation. अब इन्होंने कैसे किया? These region farmers, they लिख देता हूं मैं, they यानी तीनों स्टेट. नंबर 1 set up ट्यूबवेल. ट्यूबवेल सरकारी हुआ करता था. हर गांव में गवर्नमेंट ने क्या किया? इरिगेशन के लिए नाली बना दिया और ट्यूबवेल लगा दिया ना. तो ट्यूबवेल से क्या हुआ? बहुत ज्यादा खेत की सिंचाई की जा सकती, मतलब वो पॉसिबल हो गया. ये ट्यूबवेल गवर्नमेंट का था. मिनिमल मतलब पैसा देने पे गवर्नमेंट जो है जमीन का जो अंडरग्राउंड वाटर उसको ट्यूबवेल से निकाल के खेतों तक पहुंचाना चालू कर दिया. फर्स्ट स्टेप था. दूसरा क्या था? मेड यूज ऑफ HYV सीड्स. मेड यूज ऑफ HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करना चालू कर दिया इन्होंने. आगे केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग. थर्ड वन है केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स. ये ज्यादा यूज करना चालू कर दिया. अब प्रॉब्लम कहाँ आएगा? एक तो अब ज्यादा जगह, हर जगह ट्यूबवेल लगा दिए तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट होना चालू हो गया.
और केमिकल और पेस्टिसाइड्स। केमिकल पेस्टिसाइड का जब ज्यादा यूज होना चालू हुआ तो क्या हुआ, इसकी वजह से जो जमीन का पानी, फर्टिलाइजर केमिकल है, दैट कैन नॉट बी रिमेन, जितना प्लांट ने लिया बाकी पानी के साथ वो हमारे ग्राउंड वाटर में भी चला गया और ग्राउंड वाटर को भी इसने इन्फेक्टेड कर दिया, जो ये केमिकल फर्टिलाइजर है। इसीलिए जो आज के टाइम जो हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें इसकी मात्रा हमारे फूड चेन में ही आ गई है ना। क्या क्या, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। ये तो सर हमें बीमार कर सकते हैं। बिल्कुल, इट इज स्लो बहुत पॉइजन। ज्यादा। इसीलिए बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन सब आना चालू हो गया है और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज आवर फूड इज नॉट प्योर। हमको खाना चाहिए क्योंकि हमने पॉपुलेशन में हम नंबर 1 पे आ चुके हैं। खाना तो चाहिए, तो फर्टिलाइजर भी ज्यादा यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड भी यूज हो रहा है। तो क्या होगा, ऐसा नहीं कि पेस्टिसाइड डाला तो प्लांट सारा का सारा ले लेगा, जो उसको तुरंत मिला उसने ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी पानी के साथ वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और नीचे जाके अपने ग्राउंड वाटर को भी ये इन्फेक्ट करता है। तो आज की डेट में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ का पानी का इन्फेक्शन लेवल या इसको बोलेंगे पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया है कि इट इज नॉट इन पोजीशन दैट ह्यूमन कैन कंज्यूम इट, है ना। चलिए पढ़ता हूँ, शायद इसमें दिया ही होगा आपके सर। चलिए पढ़ता हूँ आगे। सम ऑफ देम बॉट फ्रॉम मशीनरी, फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, which made plowing and harvesting faster. They were rewarded with high yield of wheat. ये सब करने के बाद मॉडर्न फार्मिंग, उन्होंने ट्रैक्टर भी खरीद लिया, है ना। ट्रैक्टर खरीद लिया, इसके बाद फिर और क्या खरीदा, कहाँ गया वो, एक सेकेंड ना। अरे सर घूम गया। थ्रेसर खरीद लिया, तो जो अगर सीड है उसके साथ स्टाफ जो बोलते हैं उसको स्काफ बोलते हैं, तो वो जो है थ्रेसिंग करके सीड्स को अलग करना, मशीन भी खरीद लिया, चीजों को एकदम फास्ट कर दिया, है ना। तो इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटी वाज 1300 kg पर हेक्टेयर, 1300 kg पर हेक्टेयर था, वो कितना हो गया 3200, है ना। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बाय यूजिंग क्या, पानी, इरिगेशन, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड और केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है। There was a large increase in production of wheat. Farmers now had greater amount of surplus of wheat to sell in the market. अब फार्मर्स के पास ज्यादा हो गया तो क्या करने लगे, अदर स्टेट्स में बेच के। सो जो मकसद था गवर्नमेंट का कि बहुत सारी गेहूं और ये सब चीजें जो हमको फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता था, वो घट गया, रादर हम एक्सपोर्टर बन गए, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक्स। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। सर आज भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, कुछ कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ कंट्री से लेते हैं। ये सब हमारा ट्रेड सेटअप जो होता है ना, पूरे तरीके से अलग होता है। जब हम किसी कंट्री से जब ट्रेड की बात करते हैं ना, तो बैलेंस ट्रेड होना चाहिए, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबरी को हो, उस हिसाब से ट्रेड का सेटअप होता है। तो अगर हम ना चाहते हुए कुछ चीजें जो उस कंट्री के पास ज्यादा है और सस्ते में हमारे यहाँ से सस्ते में मिल रहा है, जो किसी और कंट्री के पास महंगे में बेच रहे हैं, तो उनसे मंगा के उनको भेज देते हैं ना। तो ये क्या है, दिस इज टोटली सेपरेट थिंग। जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ कम है या ज्यादा है, हम मंगा रहे हैं, क्यों मंगा रहे हैं, उसका डिफरेंट रीजन हो सकता है। सो दिस इज ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन ये हमारा रिजल्ट रहा जो पालनपुर में हमने देखा, 1300 से सीधा 3200 हो गया। इसके पीछे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कुरियन वर्गीस, बट इट इज नॉट मेंशन हियर। सो कोरियन थे। कुरियन वर्गीस उनका नाम था। उनका ग्रीन रेवोल्यूशन से डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछता है कि वो मतलब किसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन इज फेमस, विच पर्सन, तो कुरियन वर्गीस। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, विल द लैंड सस्टेन। क्या लगता है, लैंड सस्टेन करेगा इतने प्रेशर को? नो। तो नो सर। देखते हैं, चलिए लेट अस सी। लगता है हम जीत पाएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विल द लैंड सस्टेन। चलो इसको द लगा के इंपॉर्टेंट देते हैं। चलिए बच्चों,
लैंड बीइंग द नेचुरल रिसोर्स इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज, है ना। लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है हमारा, भगवान ने दिया है, हमने कब्जा कर लिया है ना। चलिए, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट यूज। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। अब क्या कह रहा है कि साइंटिफिक मेथड बोल रहा है कि आपने केमिकल और पेस्टिसाइड डाल के एकदम से फील्ड तो बढ़ा लिया, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्स है वो हमारा धरती का जो टेक्सचर होना चाहिए, जो केमिकल कंपोजिशन, जो उसका ह्यूमस कंटेंट है, जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं, तो वो क्या सब चीज इंपॉर्टेंट है। आप केमिकल डालोगे, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेचारे तो तुरंत टय हो जाते हैं ना, गायब हो जाते हैं। केमिकल पिला दोगे उनको, आपके ग्रेव्स में भी वो फर्टिलाइजर्स और वो पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं बच्चों। तो जो भी हम खा रहे हैं, वो जो खा रहे हैं वो केमिकल और फर्टिलाइजर से भरा हुआ है। हमारे शरीर ने थोड़ा सा, लेकिन उसकी वजह से बीमारियां, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दुनिया भर की बीमारियां जिनका नाम भी हमको नहीं पता है। इसीलिए तो सर ऑर्गेनिक के नाम पे कितना महंगा भी और इसीलिए ऑर्गेनिक के नाम पे आज के डेट में अगर किसी के पास पैसा हो गया तो ऑर्गेनिक के नाम पे काफी कुछ खर्च करने के लिए तैयार है, ताकि उसको प्योर मिल सके। क्यों? जो हमारे लोग थे, पहले के लोग तो प्योर ही खाते, इसलिए 100 साल तक निरोगी काया होती थी उनकी, निरोगी काया और स्वस्थ मन होता था। आज की डेट में ना स्वस्थ मन है ना निरोगी काया है ना। आज की डेट में छोटे बच्चे को भी डायबिटीज निकल सकता है, और कुछ मतलब भरोसा नहीं कब किसको क्या बीमारी हो जाए ना। सर आजकल तो लगता है हम केमिकल ही खा रहे हैं सर, बिल्कुल फर्टिलाइजर्स बिल्कुल। विल द लैंड सस्टेन, अब उसकी बात करते हैं। इन मेरी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो अब सॉइल ने अपनी फर्टिलिटी खो दी है ना। आगे, ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। ये मैंने आपको बताया था कि वाटर टेबल भी एकदम नीचे चला गया है। आगे देखते हैं, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर द ईयर्स, है ना। तो ये इसको बिल्ट होने में कितना सैकड़ों साल लग जाते हैं, जो हम मशीन लगा के फटाफट खींच लेते हैं ऊपर, है ना। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। अगर एक बार चला गया, किसी सपोज कि किसी गांव में जहां बहुत सारे ट्यूबवेल हैं, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर इतना चला जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, तो ऐसी नौबत आएगी कि आप बिना पानी के तो रह नहीं सकते, तो पूरा का पूरा गांव आपको खाली करके शिफ्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन वेयर वी आर लीडिंग। टेक माई वर्ड्स, आज की डेट में जहां भी बारिश कम है और ग्राउंड वाटर यूज ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट वेस्टेज ऑफ वाटर। बच्चों, वाटर का जो वेस्टेज है, एज ए नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, अब तक तो जो लोगों थे अशिक्षा या उनको इस चीज का केयर नहीं था, लेकिन अब हमको केयरफुल बनना पड़ेगा। वी शुड कम फोर फ्रंट, हमको आगे आना पड़ेगा। घर में या हमारी सोसाइटी में कहीं भी वाटर वेस्टेज हो रहा है, तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, मुझे इसको रोकना है। इसके लिए मुझे अगर किसी से बात करना है, किसी को टोकना है, तो मैं टोकूंगा भी, बिकॉज ये उसके घर की, उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज योर प्रॉपर्टी, इट इज आवर प्रॉपर्टी, है ना। पानी ऐसा नहीं किसी का खुद का है, ये हम सबका है। कोई वेस्ट कर रहा है तो हो सकता है वो हमारे यूज आता, उसने वेस्ट कर दिया, उसको तो नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ हमें भी नहीं मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, लेट अस स्टार्ट। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर। इसका उसी पेज में नीचे देखेंगे बच्चों, ब्लू बॉक्स में लिखा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल फॉर प्लांट। बट चलिए इसका 2-3 पॉइंट में इंपॉर्टेंट डॉट्स बुलेट में लिख देता हूं ताकि मिसिंग न रहे कहीं भी। ड्यू टू excessive use of fertilizers, the fertility of soil has डिक्रीज्ड। decreased। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट है, ड्यू टू continuous
use of groundwater is depleting वाटर टेबल। ठीक है बच्चों, 2 पॉइंट हमने ले लिया और कुछ देख लेते हैं तो ले लेते हैं उसको भी। अभी तक 2 लिया हमने, है ना, 2 ही पॉइंट मिला। आगे अभी बहुत सारे पॉइंट हैं, लाइक ब्लू बॉक्स में है केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट। अब देखो, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हमने डाला प्लांट के लिए, ठीक है, वो क्या होगा, जब डाला ना तभी उसके लिए अवेलेबल है। अगर आप सोचो कि जितना यूज किया, बाकी जो नहीं तो पानी के साथ वो ग्राउंड वाटर में नीचे चला जाता है ना। चलिए मैं लिख देता हूं उसको भी। केमिकल फर्टिलाइजर provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants. ठीक है बच्चों, जो फर्टिलाइजर हमने दिया तो तुरंत ही अवेलेबल होगा प्लांट्स के लिए, बट दीज में नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल। लेकिन ये सॉइल में रिटेन नहीं रह सकता ना, बट दीज में नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल। आगे देखते हैं, soil for long time। चलिए आगे देखते हैं। दे में escape from soil and pollute ground water। तो ये क्या होगा, नीचे सीप करके नीचे चला जाएगा और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा। दे में escape to groundwater and pollute it of them, जिसको भी pollute करना है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल। चलो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं। एक तो ये चला गया जमीन के नीचे, सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हो गई, तो पानी में आ जाएगा। अब अगला है केमिकल फर्टिलाइजर और क्या नुकसान पहुंचाएगा, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है ना। लिख देता हूं, केमिकल फर्टिलाइजर में किल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर, है ना। ऐसा टाइम आएगा कि सॉइल क्या हो जाएगा, एक तो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रो करने में वो चले जाएंगे और पानी को भी डिस्टर्ब कर देगा ये। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। पंजाब में तो हाईएस्ट है, पूरा गेहूं उगा के ऑल कंट्री का जो हम आटा खाते हैं ना, तो ज्यादातर चांस है कहाँ से आता होगा, वो पंजाब से ही आता होगा, पंजाब चंडीगढ़, है ना। क्योंकि एकदम ज्यादा फर्टिलाइजर डाल के बहुत सारा ईल्ड कर देते हैं और भेज देते हैं जाओ मार्केट में सबको। सर आशीर्वाद आटा कैसे प्योर, सब कुछ जो भी है फर्टिलाइजर बिना तो आज के डेट में कोई भी ऑर्गेनिक अपने खेत खुद के फार्म में उगाओ तो ही पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज केमिकली
fertilized, है ना। चलिए, the continuous use of chemical fertilizer has also led to the degradation of soil health, वो भी बिगड़ गया है। Punjab farmer are now forced to use more and more chemical fertilizer and other inputs to achieve same production level. This means cost of cultivation is rising very fast. ठीक है बच्चों, तो जो हम लोग खा रहे हैं, हमारा पॉपुलेशन एकदम बढ़ता जा रहा है, तो हमको पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल लगाना चाहिए और थोड़ा मतलब स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे इनिशिएटिव लेने की जरूरत है ना। चलिए, हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। बच्चों अभी जो है बड़ा ही छोटा, ज्यादा नहीं है, बट आई विल स्टॉप दिस वीडियो ओवर हियर ओनली बिकॉज आई थिंक इट इज ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। दूसरा आधे घंटे का वीडियो लाऊंगा मैं, तो उसमें चैप्टर को कंक्लूड करूंगा और थोड़ा सा एक्सरसाइज जो वर्बली जो पॉइंट वाइज है उसको भी हम लोग कर लेंगे। सो आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो ओवर हियर ओनली एंड अदर पार्ट्स टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो। और बच्चों मेरा जो मोटो है, फिर से मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि आप लोग बाहर खेलिए, मोबाइल जो बाहर की दुनिया उससे भी जुड़ के रहिए, मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलिए, है ना, सो दैट आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों मेंटेन रहे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। Like, share, subscribe.